बीएससी पार्ट 1 और एमएससी पार्ट 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने हैं, उसमें बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्रीन। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है बेंजाइन। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखें तो बेंजीन में कुल 3 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन अगर किसी भी बेंजीन में किसी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो, तो चूँकि हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जानते हैं कि एल्काइन उसको कहते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो बेंजीन में अगर ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको दिखे तो इसको हम लोग बेंजाइन के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजाइन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन कैसे बनता है, बेंजाइन का मैकेनिज्म क्या होता है फॉर्मेशन का। चूँकि बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो आगे कैसे रिएक्शन में प्रोसीड करता है और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। बेंजाइन फॉर्मेशन से पहले आप इस बात को समझिए कि अगर आप किसी एल्किल हाइलाइड को, मान लीजिए CH3Cl है, इसको आपने एक माइल्ड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा दिया, तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड पर नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ एल्किल हाइलाइड में आप देखिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए जो इस सिग्मा बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के तरफ इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा अट्रैक्टेड होंगे, तो क्लोरीन पर डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोकार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप इसमें माइल्ड बेस मिलाते हैं तो ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और ये OH माइनस इस कार्बन पर इसके बैक साइड से अटैक करता है और क्लोरीन को रिमूव कर देता है। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है जिसमें इस तरह की स्थिति बनती है, क्लोरीन निकल रहा है इधर से Cl डेल्टा निगेटिव और OH उसके बैक साइड से डेल्टा निगेटिव के रूप में ऐड हो रहा है और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, ये सभी हाइड्रोजन है। और फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रॉक्सिल जो ग्रुप है वो Cl को रिप्लेस कर देता है। ये रिएक्शन होता है, इसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम एराइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन जिसको अगर हम कहें, ये क्लोरोबेंजीन है, अंतर सिर्फ इतना है, फर्स्ट में हमने लिया था एलिफैटिक कंपाउंड, सेकेंड में हम ले रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डालें तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, डेल्टा निगेटिव होता है, यहाँ कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये OH को भी SN2 से इसको रिप्लेस करना चाहिए, यहाँ आ करके इसको रिप्लेस करके और यहाँ फिनाल इसको बनाना चाहिए, ये बनना चाहिए। लेकिन इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता है। तो क्या डिफरेंस है कि एलिफैटिक एल्किल हाइलाइड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, जबकि एरोमेटिक एल्किल हाइलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन एक तीसरी भी कंडीशन है, लेकिन अगर आप इसी एरोमेटिक एल्किल हाइलाइड, यहाँ Cl ले लीजिए, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराइए और कंडीशन चेंज कर दीजिए। कंडीशन आपको क्या चेंज करना है, यहाँ आप टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड दे दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दीजिए, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हमने बढ़ा दिया है। तब ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है और ये फिनाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके सामने 3 कंडीशन बनी, ये थर्ड कंडीशन है। पहली कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एल्किल हाइलाइड जो एलिफैटिक एल्किल हाइलाइड रिएक्ट करता है। दूसरी कंडीशन में अगर आप एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं तो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन तीसरे कंडीशन में अगर यही एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन को आप इस कंडीशन में इस टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्ट कराएं तो रिएक्शन प्रोसीड होता है और फिनाल बनता है। तो क्या रीज़न है कि ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता? अगर आप इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना चाहें तो 2 तरीके से पॉसिबल है। एक तरीका हो सकता है एडिशन एलिमिनेशन से, दूसरा हो सकता है एलिमिनेशन एडिशन से। एडिशन एलिमिनेशन जो होता है वो SN2 को फॉलो करता है, जैसा कि हम लोगों ने एल्किल हाइलाइड के केस में देखा है। तो अगर आप एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ क्लोरीन है और यहाँ OH माइनस है। अगर ये यहाँ अटैक करने की कोशिश करे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और ये इस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी चाहिए और ये एक इंटरमीडिएट बनना चाहिए। सबसे पहले ऐड होना चाहिए, इसमें Cl ऐड हो गया है और यहाँ OH माइनस ऐड हो गया है, यहाँ निगेटिव चार्ज बन गया है और ये निगेटिव चार्ज इस रिंग में डीलोकलाइज होना चाहिए। और फाइनली नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होना चाहिए। ये तो ऐड हुआ, स्टेप 1 ऐड हुआ है और स्टेप 2 में एलिमिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्टेप 2 में अगर ये
कार्बेनायन जो फॉर्मेशन हुआ है स्टेप 1 में, ये कार्बेनायन अगर दोबारा से स्टेबलाइज होने का प्रयास करे, यहाँ OH माइनस है, यहाँ Cl डेल्टा निगेटिव, यहाँ OH डेल्टा निगेटिव है, अगर ये अपने आप को फिर से स्टेबलाइज करने की कोशिश करे तो इस Cl को निकलना चाहिए और फिर आपका प्रोडक्ट इस तरह से आना चाहिए, फिनाल बनना चाहिए। ये रिएक्शन, ये स्टेप 2 का मैकेनिज्म है। स्टेप 1 में ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, स्टेप 2 में इलिमिनेट हो रहा है Cl माइनस ग्रुप, तो इसको कहेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन तभी संभव जब SN2 के थ्रू फॉलो करे। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसको कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब पहले स्टेप में एलिमिनेशन होना चाहिए, दूसरे स्टेप में एडिशन होना चाहिए। ये है बेंजाइन मैकेनिज्म। इसी को हमको समझना है कि बेंजाइन क्या होता है और बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म कहाँ होता है। जो दूसरा तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला स्टेप अगर आप देखें स्टेप 1 में एलिमिनेशन एडिशन में क्या होता है। स्टेप 1 में ये है क्लोरोबेंजीन। इसमें बेस चूँकि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो बेस यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है और ये एक कार्बेनायन बनाता है इस तरह से। और जब एक कार्बेनायन स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। स्टेप 2 में इसी बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये बेंजाइन हो गया और ये OH माइनस हो गया। और ये इस पर जब अटैक करेगा तो यहाँ इसको H प्लस मिल जाएगा, जो यहाँ से H2O में निकला हुआ था वो H प्लस आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और ये फिनाल का स्ट्रक्चर बन करके सामने आएगा। तो आपके पास दो पॉसिबल मैकेनिज्म हो गए, एक पहला एलिमिनेशन एडिशन एलिमिनेशन का, पहला एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन एडिशन। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले एलिमिनेशन होता है। देखिए वो हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर क्लोरीन HCl निकल रहा है, आप कह सकते हैं, तो यहाँ बेंजाइन बन रहा है। और दूसरे स्टेप में यही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेंजाइन पर, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें से कौन सा मैकेनिज्म सही है, क्या एडिशन एलिमिनेशन सही है कि एलिमिनेशन एडिशन सही है, इसको कैसे हम समझेंगे। रिएक्शन हमेशा मैकेनिज्म 2 के पाथ को फॉलो करता है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, जिसके केस में कि बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। कैसे पता चला कि ये रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करेगा, तो इसको प्रूव करने के लिए कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट थे सर J.D. रॉबर्ट। सर J.D. रॉबर्ट ने क्या किया कि क्लोरोबेंजीन को ले करके सर J.D. रॉबर्ट ने क्लोरोबेंजीन को सोडामाइड से रिएक्ट कराया। सोडामाइड एक स्ट्रांग बेस है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस है। तो स्ट्रांग बेस से जब उन्होंने रिएक्ट कराया सोडामाइड से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लग गया। आप खुद ही सोचिए कि जो रिएक्शन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर उसको चाहिए था, वही रिएक्शन -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने लग गया। सर J.D. रॉबर्ट ने बताया कि ये रिएक्शन जो होता है, जो -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, वो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। इसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म बताया कि अगर आप इस कार्बन पर, जिस कार्बन पर क्लोरीन है, इस कार्बन पर आइसोटोपिक लेबलिंग कर दें। इस कार्बन पर आइसोटोपिक लेबलिंग कर दें। अगर आप आइसोटोपिक लेबलिंग का मतलब हो गया है कि कार्बन 12 फॉर्म में होता है, कार्बन 13 फॉर्म में होता है, एक कार्बन के दो आइसोटोप हैं। तो बेंजीन में 6 कार्बन है। इस 6 कार्बन में कार्बन नंबर 1 का जो कार्बन है वो कार्बन 13 आप ले लीजिए, तो इसको कहते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। जैसे उन्होंने आइसोटोपिक लेबलिंग किया, ये रिएक्शन स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग शो करने लगा। स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ लेबलिंग। आप सोचिए कि यहाँ क्लोरीन है जिस पर कार्बन नंबर 1 पर क्लोरीन जुड़ा है और इस पर आइसोटोप लगे हुए हैं। तो अगर ये रिएक्शन SN2 के थ्रू हो रहा होता तो हमेशा NH2 ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहीं आकर के जुड़ता कार्बन नंबर 1 पर। सर J.D. रॉबर्ट ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उनको दो तरह के प्रोडक्ट मिले जिनको स्क्रैम्बलिंग ऑफ लेबलिंग कहते हैं। पहला ये कि एक NH2 वहाँ आकर के जुड़ा जहाँ आइसोटोपिक लेबल कार्बन है, और दूसरा NH2 उसके आर्थ्रो पोजीशन पर आकर के जुड़ा। तो दो तरह के प्रोडक्ट हमको मिले, एक वहाँ जहाँ आइसोटोपिक लेबलिंग है, एक वहाँ उसके आर्थ्रो पोजीशन पर जहाँ आइसोटोपिक लेबलिंग है उसके आर्थ्रो पोजीशन पर। तो आप जानते हैं कि अगर कोई सबटोन बेंजीन जुड़ा होता है या पोजीशन आर्थ्रो होता है, मेटा होता है, पैरा होता है। इस तरह से इधर भी एक आर्थ्रो होता है, मेटा होता है, पैरा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन
SN2 रिएक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है। अगर ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन के थ्रू होता तो सिर्फ आपको फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता, सेकंड प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन इनको चूंकि दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, फर्स्ट भी मिलता है, सेकंड प्रोडक्ट भी मिलता है, और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ये 51% मिलता है, ये 49% मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो कैसे होता है इसको देखिए। तो ये आइसोटोपिक लेबलिंग वाला कार्बन है जिस पर क्लोरीन है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट आएगा। तो जैसे आप स्ट्रांग बेस डालते हैं इसमें, ये इस पर अटैक करता है और ये हाइड्रोजन इसको छोड़ करके चला जाता है। तो फिर एक कार्बेनाइन फार्मेशन होता है और ये कार्बेनाइन फार्मेशन में यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ Cl हो जाएगा, और Cl पर ये आप आइसोटोपिक लेबलिंग लगा दीजिए जो आइसोटोपिक लेबलिंग थी। और नेक्स्ट स्टेप में ये इसको रिप्लेस कर देगा Cl को स्टेबलाइज करने के लिए कार्बेनाइन, और एक ऐसा बेंजाइन इंटरमीडिएट फार्मेशन होगा जिसमें कार्बन नंबर 1 पर आप कह सकते हैं कि आइसोटोप है और बाकी जो डबल बॉन्ड जहाँ है वहीं। लेकिन अगर आप स्टेप 2 में देखें जहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये एलिमिनेशन स्टेप हो गया। जब एडिशन स्टेप होगा तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एडिशन स्टेप में ये आइसोटोपिक लेबल्ड कार्बन है, आइसोटोपिक लेबल्ड कार्बन नहीं है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहे, NH2 एक न्यूक्लियोफाइल है सोडामाइड का, तो जितना पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ अटैक करने की है उतनी पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ अटैक करने की है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आप कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए दो तरह के प्रोडक्ट आपको हमेशा मिलने चाहिए मैकेनिज्म के थ्रू, और एक प्रोडक्ट वो होना चाहिए जिसमें NH2 वहाँ जा कर के ऐड हो जहाँ आइसोटोपिक लेबलिंग है, और दूसरा प्रोडक्ट वो होना चाहिए जहाँ NH2 वहाँ जा कर के ऐड हो जो आइसोटोपिक लेबलिंग का आर्थ्रो पोजीशन है। तो ये दो प्रोडक्ट स्क्रैम्बलिंग आप लेबलिंग शो करते हैं, क्योंकि लेवल शिफ्ट हो रहा है। कभी लेवल वहाँ है जहाँ NH2 ग्रुप है, कभी लेवल वहाँ है जहाँ NH2 ग्रुप नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट सर JD रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट में मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि ये रिएक्शन SN2 के थ्रू क्यों नहीं होता। इसके 3 रीजन हैं। पहला ये कि अगर आप क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए और एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर देखिए, ये है क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर और ये है एल्किल हैलाइड CH3Cl का स्ट्रक्चर। तो जब दोनों के बॉन्ड लेंथ को हम देखते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ शार्ट होती है और ये बॉन्ड लेंथ लार्ज होती है, ऐसा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कहता है। इसका मतलब ये शार्ट है तो स्ट्रांग होगी और ये लार्ज है तो वीक होगा। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ ऐड करते हैं तो ये इस पर अटैक करके इसको रिप्लेस करना आसान है, जबकि इस पर अटैक करके इसको रिप्लेस करना आसान नहीं है। एक रीजन तो ये होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आप क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए और अगर आप एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 25% S कैरेक्टर है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 33% S कैरेक्टर है। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये बॉन्ड शार्ट होगा क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है, और ये बॉन्ड लार्ज होगा क्योंकि इसमें S कैरेक्टर कम है। इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर सकता है एलिफैटिक वाले के केस में और एरोमेटिक के केस में नहीं। तीसरा रीजन ये है जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि बॉन्ड शार्ट क्यों हो जाता है। एक तो S कैरेक्टर हमने एक्सप्लेन किया जिसकी वजह से बॉन्ड शार्ट हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है इससे बॉन्ड शार्ट हो जाता है, और वो होता है मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए तो क्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम अगर आप ऐसे देखना चाहें, बेंजीन में कार्बन नंबर 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 5 6 के बीच डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 1 का p ऑर्बिटल 2 से ओवरलैप कर सकता है, तो कार्बन नंबर 1 का p ऑर्बिटल इस क्लोरीन के लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के भी पैरेलल है, तो इससे ओवरलैप कर सकता है। तो जब ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा रिंग में और ये इस तरह से अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, जब भी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से क्लोरीन का लोन पेयर रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है।
ये डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि SN2 रिएक्शन सिंगल बॉन्ड पर होता है, डबल बॉन्ड पर नहीं होता। इसलिए भी आप कह सकते हैं कि यहाँ SN2 की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और क्या एविडेंस है जो बताते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म होता है? तो जब एक एविडेंस ये है कि पैराक्लोरोटॉल्यूइन एक सबस्ट्रेट है जिसको सोडामाइड से रिएक्ट कराया जाता है, तो हमेशा दो प्रोडक्ट इसके बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है पैराटॉल्यूडाइन, दूसरा प्रोडक्ट बनता है मेटाटॉल्यूडाइन। ये देखिए आर्थ्रो है, ये मेटा है, ये पैरा है। तो एक प्रोडक्ट बनता है पैराटॉल्यूडाइन, दूसरा प्रोडक्ट बनता है मेटाटॉल्यूडाइन। ये दो प्रोडक्ट तभी पॉसिबल हैं जब ये रिएक्शन SN2 के थ्रू न हो। अगर रिएक्शन SN2 के थ्रू होगा तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, पैराटॉल्यूडाइन। क्यों? क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल उसी पर अटैक करता है जहां लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसा दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू हो। तो अगर हम इसका बेंजाइन बना करके देखना चाहें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये भी एक एविडेंस है जो ये बताता है कि ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है और कभी भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं होता। तो अगर आप पहले स्टेप में इसको देखना चाहें तो ये यहाँ जाएगा, अगर निकल करके बाहर आएगा तो इस तरह का एक बेंजाइन आपको मिल करके सामने आएगा। ये बेंजाइन है और इस बेंजाइन पर अगर आप स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना चाहेंगे तो वो पैरा पर भी अटैक कर सकता है और मेटा पर भी, दोनों पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। इसलिए ये दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। मेटा पर अटैक करता है तो मेटाटॉल्यूडाइन, पैरा पर अटैक करता है तो पैराटॉल्यूडाइन। एक एविडेंस और है, अगर आप मेटाब्रोमो एनिसोल को ले लें और आर्थ्रोब्रोमो एनिसोल को ले लें और दोनों को ही अगर आप HNO3 से रिएक्ट कराएं, इसको भी आप HNO3 से रिएक्ट कराएं या सोडामाइड या लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराएं, इसको भी HNO3 से रिएक्ट कराएं, तो दोनों के ही केस में आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है, मेटा एनिसिडाइन। दोनों के केस में मेटा एनिसिडाइन प्रोडक्ट मिलता है। ये NH2 दोनों के ही केस में देखिए, ये इसका आर्थ्रो है, ये मेटा है, पैरा है। अगर आप मेटा ब्रोमो एनिसोल को रिएक्ट कराते हैं तो भी मेटा ब्रोमो एनिसिडाइन बनता है। अगर आप आर्थ्रो ब्रोमो एनिसोल को रिएक्ट कराते हैं तो भी मेटा ब्रोमो एनिसिडाइन बनता है। ये तभी पॉसिबल है जब ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हुआ हो, कभी भी SN2 से पॉसिबल नहीं। तो ये सभी वो एविडेंस है जो बताते हैं कि ये रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन है कि क्या SN2 पॉसिबल नहीं है? अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो SN2, चूंकि हम सभी जानते हैं कि बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी है कि अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाहे तो अटैक नहीं कर पाता है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बेंजीन से विड्रा करता है वो SN2 को प्रमोट कर देता है। तो अगर आप बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ऐड कर दें, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके डाला है आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से NO2 हमने ऐड कर दिया तो ऐसे केस में SN2 रिएक्शन प्रीफर्ड हो जाता है, जबकि नॉर्मल केस में SN2 रिएक्शन प्रीफर्ड नहीं होता। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेंजाइन जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप मैकेनिज्म है। और तो रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? स्टेप 1 रेट डिटरमाइन कर रहा होगा कि स्टेप 2 रेट डिटरमाइन कर रहा होगा बेंजाइन मैकेनिज्म में? क्योंकि स्टेप 1 में हाइड्रोजन निकल के कार्बन आयन बनाता है, कार्बन आयन से क्लोराइड को रिप्लेस करता है, फिर एक बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। स्टेप 2 में बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइन करेगा? स्टेप 1 रेट को डिटरमाइन करेगा कि स्टेप 2 रेट को डिटरमाइन करेगा? इसको समझने के लिए हमको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट समझना होगा। और काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि ये क्लोरोबेंजीन है और यहाँ हाइड्रोजन है आर्थ्रो पोजीशन पर, और अगर आप इसी हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरोबेंजीन के और यहाँ अगर आप ड्यूटीरियम ऐड कर दें, यहाँ हमने हाइड्रोजन रिप्लेस करके ड्यूटीरियम ऐड कर दिया, और अब अगर इसमें हम सोडामाइड डालें NaNH2 जो आपका बेस है, इसका रेट K1 होगा। अगर इसमें अगर सोडामाइड डालें हम NaNH2 जो बेस है तो इसका रेट K2 होगा। तो दोनों के केस में आप देखिए कि ये जानने के लिए कि स्टेप 1 डिटरमिनिंग स्टेप होगा कि स्टेप 2 डिटरमिनिंग स्टेप होगा, काइनेटिक आइसोटोप की स्टडी की जाती है। काइनेटिक आइसोटोप का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो
क्लोरीन के आर्थरो पोजीशन पर हाइड्रोजन था जो पहले स्टेप में रिमूव होकर के कार्बेनाइन यहाँ बना रहा है। स्टेप 1 में आप देखिए इस मैकेनिज्म को। और फिर एक बेंजाइन फार्मेशन हो रहा है और यही बेंजाइन आगे चल करके प्रोडक्ट फार्मेशन कर रहा है। यहाँ भी एक बेंजाइन फार्मेशन होना चाहिए और इसका भी प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ अगर ये सोडामाइड या सोडामाइड इस हाइड्रोजन पर अटैक करे और ये सोडामाइड इस ड्यूटेरियम पर अटैक करे, तो अगर ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा तो KH/KD की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बाड है, ये बाड वो बाड वीक होता है और कार्बन ड्यूटेरियम के बीच का बाड स्ट्रांग होता है। तो K1 का रेट फास्टर होना चाहिए और K2 का रेट स्लोअर होना चाहिए। K1/KD का वैल्यू 5.5 आता है। इसका मतलब होगा K1 इज फास्टर देन K2। इससे ये बात समझ में आती है कि जिस स्टेप में सोडामाइड बेंजाइन फार्मेशन होता है, उस स्टेप में जहां हाइड्रोजन और कार्बन के बाड की ब्रेकिंग हो रही है और कार्बन और ड्यूटेरियम के बाड की ब्रेकिंग हो रही है, वहाँ दोनों में रेट डिफर हो रहा है ड्यूटेरियम लगाने पर। इसका मतलब कि रेट इसी बाड की ब्रेकिंग पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म में जो स्टेप 1 होगा वही रेट डिटरमाइन करेगा, जो स्टेप 2 होगा वो डिटरमाइन नहीं करेगा। बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे होता है इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम ये समझना चाहते हैं कि क्या बेंजाइन बनता है कि बेंजाइन नहीं बनता है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एक मेथड है ट्रैपिंग मैकेनिज्म, जिससे पता चलता है कि बेंजाइन का फार्मेशन होता है। तो ट्रैपिंग मैकेनिज्म से हम बता सकते हैं कि बेंजाइन फार्मेशन होता है कि नहीं। सर JD रॉबर्ट ने बताया कि क्लोरोबेंजीन का सोडामाइड से रिएक्शन कराने पर बेंजाइन बनता है, लेकिन अगर उसी रिएक्शन के दौरान आप उसमें एंथ्रासीन डाल दीजिए, जैसे बेंजाइन रिएक्शन के दौरान एंथ्रासीन डाला जाता है, तो ये एंथ्रासीन बेंजाइन के 9 और 10 पोजीशन से आ करके अटैक होकर के जुड़ जाता है और एक ट्रिप्टाइसिन का प्रोडक्ट बनता है जो इस तरह से आपको दिखेगा। और इस ट्रिप्टाइसिन तभी बन सकता है जब ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बना हो। अगर बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता तो ट्रिप्टाइसिन नहीं बनता। तो ट्रिप्टाइसिन का फॉर्मेशन ये बताता है कि ये ट्रिप्टाइसिन है। ट्रिप्टाइसिन का फॉर्मेशन ये बताता है कि बेंजाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो रिएक्टिव था। उसने एंथ्रासीन के 9 और 10 पोजीशन पर तुरंत ही रिएक्ट किया जैसे ही फॉर्मेशन हुआ और एक ट्रिप्टाइसिन प्रोडक्ट बन गया। तो ट्रिप्टाइसिन ये बताता है कि बेंजाइन बनता है। अगर बेंजाइन नहीं बनता तो ट्रिप्टाइसिन का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा एविडेंस जो ये बताता है कि बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, अगर बेंजाइन मैकेनिज्म हो रहा हो, अगर आप उसमें फ्यूरान डाल दीजिए, तो जैसे फ्यूरान आप इसमें डालते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन करता है और ये 1 नंबर पर आकर के ऐड हो जाएगा और ये यहाँ से 4 नंबर आकर के बेंजाइन के इस पोजीशन पर ऐड हो जाएगा और इस तरह का एक प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है H2O के साथ, तो ये नैप्थाल में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, क्योंकि ये O जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ OH हो जाता है, ये नैप्थाल बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही बेंजाइन मैकेनिज्म बना, फ्यूरान ने इससे 4+2 साइक्लो एडिशन कर लिया, ये इंटरमीडिएट बन गया, इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलिसिस हुई तो 1 नैप्थाल बन गया और 1 नैप्थाल का फॉर्मेशन ये बताता है कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म बना है। अगर बेंजाइन नहीं बना होता तो फ्यूरान से रिएक्ट नहीं करता तो नैप्थाल नहीं बनता। एक तीसरा भी एविडेंस है, अगर आप बेंजाइन मैकेनिज्म करवा रहे हों, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म हो रहा है और उसमें न्यूक्लियोफाइल न हो स्टेप 2 के लिए, तो ये दोनों बेंजाइन आपस में ही जुड़ जाते हैं, डाइमेराइज हो जाते हैं और ये इस तरह का प्रोडक्ट फार्मेशन होता है बाइफिनिलीन जिसको हम लोग कहते हैं। और ये प्रोडक्ट फार्मेशन तभी पॉसिबल है जब बेंजाइन इंटरमीडिएट बना हो। अगर बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं बना हो तो बाइफिनिलीन प्रोडक्ट का फार्मेशन नहीं होगा। ये भी एविडेंस से बताता है कि बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब हम देखते हैं कि बेंजाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और बेंजाइन इतना रिएक्टिव क्यों होता है। तो अगर आप बेंजाइन को देखिए, बेंजाइन के स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है और इस बेंजीन पर यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से यहाँ जुड़ा हुआ है।
इसका मतलब कि अगर यहाँ आप कोई बेस डालते हैं और बेस इस हाइड्रोजन को ले करके निकलता है और ये स्टेबलाइज हो करके यहाँ से क्लोरीन बनाता है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन के बीच में बनना चाहिए वो ट्रिपल बॉन्ड बेंजाइन के ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और बेंजाइन का ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो बेंजाइन का जो ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड बनने जा रहा है वो कार्बन के sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। जबकि अगर आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचें तो यहाँ जो भी ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं वो 2 p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। जबकि बेंजाइन के केस में अगर आप देखें तो एक ट्रिपल बॉन्ड ये एक पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, जबकि दूसरा पाई बॉन्ड sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। इसलिए ये पाई बॉन्ड वीक होगा इन कंपेरिजन टू कि ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है इससे, तो ये स्ट्रांग होगा और ये वीक होगा। इसीलिए वीक है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम देखते हैं बेंजाइन का रिएक्शन। अगर बेंजाइन की रिएक्शन की बात करें तो अभी तक जो बेंजाइन हम लोगों ने पढ़ा है वो बेंजाइन ये देखा है कि वो बेंजाइन अनसब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन से बना है। लेकिन अगर कोई क्लोरोबेंजीन ऐसा है जो सब्स्टिट्यूटेड है, सपोज कीजिए कि मैंने मेटाब्रोमोइनिसोल, ये आर्थ्रो पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है। सपोज कीजिए कि मैंने मेटाब्रोमोइनिसोल ले रखा है और इसको मैं सोडामाइड से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो ये बेस इस ब्रोमीन के आर्थ्रो पोजिशन पर, देखिए बेंजाइन फॉर्मेशन की जो कंडीशन हो ये कि उसके आर्थ्रो पोजिशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। सपोज कीजिए कि मैंने एक बेंजीन ले रखा है और यहाँ अगर मैं CH3 कर देता हूँ तो इसके आर्थ्रो पोजिशन पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इसको सोडामाइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन होना जरूरी है। और अब आप देखिए कि इस ब्रोमीन के इस तरफ भी आर्थ्रो पोजिशन पर हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है। तो अब ये NH2 इससे रिएक्ट करेगा, आर्थ्रो वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बेंजाइन बनाएगा कि पैरा वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बेंजाइन बनाएगा, ये आपको सोचना है। यहाँ दो तरह के बेंजाइन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी आपके सामने हो गई है। एक बेंजाइन ऐसा बनना चाहिए और एक बेंजाइन ऐसा बनना चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ ब्रोमीन के दोनों एडिशन पोजीशन पर इधर भी हाइड्रोजन है, आर्थ्रो पोजीशन पर, इधर पैरा पोजीशन पर भी हाइड्रोजन है। तो ये NH2 यहाँ से अगर आर्थ्रो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को ले करके बेंजाइन बनाए तो फर्स्ट बेंजाइन बनना चाहिए। अगर यही NH2 पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को लेकर के बेंजाइन बनाए तो सेकंड टाइप का बेंजाइन बनना चाहिए, जिसमें 3-4 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि पहले वाले के केस में 2-3 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो इन दोनों में से कौन सा बेंजाइन बनेगा, क्या फर्स्ट वाला बनेगा कि सेकंड वाला बनेगा? तो इसके लिए आपको देखना है कि जो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है वो ग्रुप कैसा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा। इसका मतलब कि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में आप सभी जानते हैं कि जो सबसे नज़दीक होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जनरेट होता है। तो इस हाइड्रोजन पर ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा इन कंपेरिजन टू कि पैरा वाले हाइड्रोजन को। इसलिए हमेशा आर्थ्रो पोजीशन का हाइड्रोजन ही ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा, पैरा पोजीशन वाले को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा फर्स्ट टाइप का बेंजाइन फॉर्मेशन होगा, सेकेंड टाइप का बेंजाइन फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हमको स्टेप 2 में देखना है कि स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है जो स्टेप 1 में बेंजाइन बना था उस पर। तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी आपको दिखेंगी। एक तो ये कि क्या ये आर्थ्रो पोजीशन पर अटैक करेगा कि ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो इसको समझने के लिए आपको समझना है कि NH2 पर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ अटैक करना चाहेगा जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। और इस कहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये डिपेंड करता है कि इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2 नंबर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू होगा। इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन 2 नंबर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा और 3 नंबर पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसलिए हमेशा ही ये NH2 3 नंबर पर अटैक करेगा, 2 नंबर पर अटैक नहीं करेगा। और आपको हमेशा मेटा का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आर्थ्रो का प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए कि इसने दोनों को डिसाइड किया है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद था वो CH3, इसने ये भी डिसाइड किया कि कैसा बेंजाइन बनेगा, फर्स्ट टाइप का बनेगा कि सेकंड टाइप का बनेगा। और इसने ये भी डिसाइड किया कि आने वाला जो रिएक्शन है
उसमें बेंजाइन पर न्यूक्लियोफाइल नंबर 2 पर अटैक करेगा कि नंबर 3 पर अटैक करेगा, ये दोनों का डिसीजन ये सब्स्टिट्यूएंट लेता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेकर के देखें, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेकर के देखें और ये देखना चाहें कि पहले स्टेप में कौन सा बेंजाइन फार्मेशन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इसमें एल्किल ग्रुप मैंने ले रखा है। एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, फिर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, फिर आगे शिफ्ट होते 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 इस हाइड्रोजन पर आएगा। लेकिन आप सोचिए कि इस हाइड्रोजन पर और ये जो आर्थ्रो पर हाइड्रोजन है और ये पैरा पर हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट किस पर ज़्यादा पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आर्थ्रो पर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा पैरा के कंपेरिजन में। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो सकता है आर्थो के कंपेरिजन में, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ही ये पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को लेकर के एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आर्थ्रो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ बेंजाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए, और यहाँ बेंजाइन का फॉर्मेशन जो होगा वो 1 2 3 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और अगर स्टेप 2 में यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है बेंजाइन पर, तो इसके पास दो विकल्प हैं, कार्बन नंबर 3 पर अटैक कर सकता है या कार्बन नंबर 4 पर अटैक कर सकता है। तो किस पर अटैक करेगा? कार्बन नंबर 3 पर अटैक करेगा कि कार्बन नंबर 4 पर अटैक करेगा? ये यही डिसाइड करता है कि जो पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 4 नंबर की तरफ। तो 4 नंबर की तरफ शिफ्ट होगा तो आप 3 नंबर पर आप कह सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस तरह से हमेशा ही ये न्यूक्लियोफाइल प्रीफर करेगा 3 नंबर पर अटैक करने के लिए, 4 नंबर पर अटैक नहीं करेगा। इसलिए मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आपके एग्जाम में बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। सपोज कीजिए कि एक इनिसोल का स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ आर्थ्रो पर ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ मैंने सेकेंड में मेटा पर ब्रोमीन जोड़ दिया, और यहाँ मैंने पैरा पर ब्रोमीन जोड़ दिया। अब आपसे पूछा जाए कि अगर इसको सोडामाइड से आप रिएक्ट कराएं लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, या इसको रिएक्ट कराएं जहाँ मेटा पर ब्रोमीन है तो क्या बनेगा, और अगर आप इसको रिएक्ट कराएं जहाँ पैरा पर ब्रोमीन है तो क्या बनेगा। तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। अगर ये OCH3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटा के केस में मैंने एक्सप्लेन किया पीछे कि कौन सा बनेगा। पैरा के केस में आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए इस तरह से। चूंकि यहीं हाइड्रोजन है और कहीं हाइड्रोजन इसके एडिशन पोजीशन पर है नहीं, तो या तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो यहाँ, तो इस तरह से एक बेंजाइन बनना चाहिए ये। और ये बेंजाइन अगर आपको NH2 से रिएक्ट कराना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड हमेशा इस तरह से ब्रेक होगा और हमेशा प्रोडक्ट पैरा पर जाना चाहिए। अगर आप मेटा के केस में देखें तो मेटा के केस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप आर्थ्रो के केस में देखें तो यहाँ बेंजाइन इस तरह से बनना चाहिए। और स्टेप 2 में चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो बॉन्ड की ब्रेकिंग शिफ्टिंग इस तरफ से होगी, तो इसलिए स्टेप 2 में ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा मेटा पोजीशन पर अटैक करना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि अगर आप आर्थ्रो ब्रोमो एनिसोल ले लें पहला वाला और दूसरा मेटा ब्रोमो एनिसोल ले लें तो हमेशा मेटा प्रोडक्ट बनता है, जबकि अगर आप मेटा ब्रोमो एनिसोल लें तो मेटा प्रोडक्ट बनता है, और पैरा ब्रोमो एनिसोल लें तो पैरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों? तो ये आपको वहीं से एक्सप्लेन हो सकता है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल और मैं लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप पैरा क्लोरोटॉल्यूइन ले लें और इस पैरा क्लोरोटॉल्यूइन को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं, बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, तो ये दो तरह का प्रोडक्ट फार्मेशन करता है। एक प्रोडक्ट फार्मेशन होता है इसका मेटा क्रिस्टल का, और दूसरा प्रोडक्ट फार्मेशन होता है इसका पैरा क्रिस्टल। ये दो प्रोडक्ट फार्मेशन कैसे पॉसिबल हैं? ये दो प्रोडक्ट फार्मेशन इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है, और दूसरी बात यह है कि चूँकि CH3 एक वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए जो बेंजाइन यहाँ पैरा क्लोरो के केस में बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, 3-4 के बीच में बनना चाहिए। और इसका नेचर वीक है इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल पर बहुत इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये 3 नंबर पर भी अटैक कर सकता है और
4 नंबर पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी। तो इस तरह से आप डिटेल में बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन के इंटरमीडिएट को समझ सकते हैं यहाँ से। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक में इसका नोट्स का लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।